एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम पूरी अच्छी तरह से इसको पढ़ पाए। तो अब हम इसे एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और इसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन। तो ये वैकल्प क्या है? तो अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। और सीखना क्या होता है? एक जीवन प्रांत चलती रहती है। सीखना जो है ये एक जीवन प्रांत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों और ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्य को करने की नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सीखना हम जन्म से ही प्रारंभ कर देते हैं और क्रो के अनुसार क्या है जो सीखना है वो हमारा ज्ञान अर्जन और अभिवृत्ति अर्जन, ये सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद सीखना, इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ हो जाता है। अधिगम की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विशेषताएं दी हैं। अधिगम जो है सार्वभौमिक होता है, अधिगम जीवन प्रांत होता है, चलता है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम परिवर्तन का माध्यम है, अधिगम अनुकूलन है और अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन है। और ये रहा अधिगम के माध्यम। कुछ अधिगम के माध्यम बताए गए हैं, मतलब कि मीडियम। मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के कुछ मीडियम ऑफ लर्निंग बताए हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक अधिगम और अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम क्या होता है और अनौपचारिक अधिगम क्या होता है? औपचारिक रूप से जैसे हम विद्यालय में एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं। बालक विद्यालय गया, अपने अध्यापक से सीखा, पाठ्य पुस्तक से सीखा, खेल एवं अन्य विधियों और कार्यों के द्वारा बच्चा क्या कर रहा है? सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो ये प्रणाली सीखने में उसे औपचारिक प्रणाली कहा जाता है। और अनौपचारिक अधिगम में क्या आता है? इनफॉर्मल लर्निंग, मतलब परिवार से, मित्र से, समाज से और अपने मित्र से, सदस्यों से, समाज से जो भी कुछ वो सीख रहा है वो एक फॉर्मल तरीके से, वो अनौपचारिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सीख रहा है, अनौपचारिक तरीके से मतलब सीखते जा रहा है। और इसमें अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा है। तो अधिगम की जो वैकल्पिक अवधारणा है वो निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त की गई है, यानी कि बांटी गई है, जो है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, ठीक है। और इसके भी हम ध्यान देंगे। इसका विभिन्न उद्दीपन जो होता है स्टिमुलेशन। तो उद्दीपन का क्या अर्थ होता है? उद्दीपन के प्रति मतलब किसी चीज़ को पाने की चाह, ठीक है, के प्रति सीखने वाले विशेष अनुक्रियाएं होती हैं। इस उद्दीपन की अनुक्रिया के सहचार्य से उनके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है उसकी व्याख्या करना ही सिद्धांत का उद्देश्य है, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए जो हम अनुक्रिया करते हैं और उससे हमारे जो व्यवहार में चेंजेस आती है उसे ही हम उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन के बारे में कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अवधारणाएं सिद्धांत दी हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, वाटसन का सिद्धांत और पावलोव तथा स्किनर का सिद्धांत, जो अधिगम का सिद्धांत है इन लोगों ने दिया है। पहले हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नजर डालेंगे, जो हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास करना और त्रुटि का सिद्धांत। मतलब कि जो अगर कोई लोग कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले प्रयास करना होगा। तो प्रयास करते करते अगर हम बार बार गलतियां करेंगे और फिर बार बार गलतियां करते करते हम उस चीज़ को सीख जाएंगे, इसके बाद क्या होंगी? गलतियां कम होंगी। तो यही बताया गया है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उसे उद्दीपन, अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इसे किस किस नामों से जाना जाता है? इसे हम संयोजन का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रयोग किस पर किया था? ठीक, इसको मैं एक्सप्लेन छोटे तौर पे कर दूंगी। इतना बड़ा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक बिल्ली को लिया और एक पिंजरे में उसे बंद कर दिया और उन्होंने बिल्ली पर उद्दीपन का सिद्धांत किया, ठीक है। तो स्टिमुलेशन दिया उसको, बिल्ली को क्या किया कि एक दरवाजे में बंद कर दिया, एक संदूक में, और इसके बाद उसके सामने एक मछली का टुकड़ा रख दिया और उसे भूखी रखा, बिल्ली को जो है सो भूखा रखा। और जो वो दरवाजा था, उस संदूक का दरवाजा कैसे खुलता था? उस पर अगर संदूक के दरवाजे पर चटकनी के दबने से वह खुल जाता था, ठीक है। तो बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली को भूख तो लगा ही था, तो बिल्ली बार बार उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए क्या कर रही थी? उद्दीपन पाने के लिए स्टिमुलेट, मतलब कि बार बार कोशिश कर रही थी, अनुक्रिया प्रारंभ कर दिया। तो बार बार कूदते फाड़ने के बाद उसे एक बार संयोग बस बिल्ली का जो पैर है उस दरवाजे के उस पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया, जिससे बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली बाहर पहुंच गई और मछली के टुकड़े को खा लिया। इसके बाद फिर थॉर्नडाइक ने फिर से दोहराया, उस भूखी बिल्ली को फिर उस संदूक में बंद कर दिया और इसके बाद फिर से बिल्ली ने बहुत बार कोशिश के बाद वो दरवाज़ा, फिर उसका पैर उस पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। तो बिल्ली ने मछली के टुकड़े को खा लिया। इसके बाद ये बार बार बिल्ली को उसमें बंद कर देते और बार बार बिल्ली अब आसानी से निकलने लगी और बिल्ली को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो बिल्ली थी वो क्या की? बार बार दोहराते उस चीज़ को सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि बिल्ली ने क्या किया? बार बार गलती की और गलती करते करते उसकी गलतियों में क्या हो गई? कमी आ गई और अंत में ऐसा आया कि बिल्ली बिना किसी भूल किए संदूक से दरवाजे को खोलना सीख गई, ठीक है। तो यही बताया गया है इसमें। और इन्होंने क्या बताया है कि उद्दीपन का जो सिद्धांत है,
हाँ, ये रहा। प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक के अधिगम को प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया। उन्होंने क्या बताया कि इसी प्रकार जो व्यक्ति है वो गलतियां करता है और बार बार गलतियों और प्रयासों के आधार पर वो क्या हो जाता है, सीखने में सफल हो जाता है, और ये उद्दीपन की प्रमुख भूमिका होती है और उद्दीपन व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो उद्दीपन जो है सो व्यक्ति को सीखने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को वर्णन किया है जो अनुक्रिया का है। इसके पूर्णबलन विद्यार्थियों को इससे क्या मिलता है, विद्यार्थियों को भी पूर्णबलन मिलता है। और थॉर्नडाइक के उद्दीपन सिद्धांत की अनुक्रिया 3 महत्वपूर्ण नियम है और 5 सहायक नियम है। तो इसके कितने, 3 महत्वपूर्ण नियम है। थॉर्नडाइक की जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उसके कितने नियम है, 3 महत्वपूर्ण नियम है और 5 सहायक नियम है। तो हम इस पर नजर डालते हैं। हमारे पहला महत्वपूर्ण नियम है वह पूर्णबलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम। प्राथमिक नियम क्या है, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो कौन कौन सा नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और पूर्णबलन के सिद्धांत के 5 सहायक नियम है। कितने, 5 सहायक नियम है। वो कौन कौन से हैं इस पर हम नजर डालते हैं। ये है बहुक्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सहचार्यता का स्थानांतरण, रुचि का मनोवृत्ति का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो ये हमारा कौन कौन सा नियम है, बहुक्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, रुचि एवं मनोवृत्ति का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो ये हो गया। और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, शिक्षा पर इसका क्या महत्व पड़ता है ये बताया गया है। तो इससे क्या होता है, इससे शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा क्या कर सकते हैं, बालक के विभिन्न कौशलों का सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकता है। बच्चा जो है तो सीखने की प्रक्रिया में क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा और गलतियां करेगा। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर बार बार अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है और उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि सीखने हेतु कार्य करने को दोहराना आवश्यक है। ठीक है, तो एक बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखाना है तो वो क्या करेगा, गलतियां तो करेगा ही, और बार बार प्रयास के बाद उसकी गलतियां क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। अब हमारा है वाटसन एवं पावलॉव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब जो ये वाटसन है, वाटसन ने भी कुछ प्रयोग किया। उन्होंने अपने 11 साल के बच्चे पर यह प्रयोग को आजमाया था, जिसका नाम एल्बर्ट था। एल्बर्ट पर यह प्रयोग आजमाया। उसने एक खेलने के लिए उसे अपने बच्चे को एक खरगोश दे दिया और बच्चा जो है उस खरगोश के बालों को नम बाल, जो उसके नरम नरम बाल होते हैं उस पर हाथ फेरता और उसको अच्छा लगता था। फिर वाटसन ने कुछ दिन तक ऐसा ही किया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद वह जैसे ही उस खरगोश को छूता था तो वैसे ही वो वाटसन जो थे वो डरावनी आवाज़ पैदा करते थे। ऐसा करते करते क्या हो गया, परिणाम ये हुआ कि डरावनी आवाज़ के कारण बच्चा जो है खरगोश को देखते ही डरने लग गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके भय के कारण, जब उसमें भय हो गया उसके मन में, तो वो कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो गई और अनुबंधन के फलस्वरूप खरगोश को देखने से वह डर करना सीख गया। उसमें डर की भावना आ गई और वो कृत्रिम मतलब उद्दीपन था, वो असली नहीं था, वो नकली आवाज़ निकालते थे, जबकि खरगोश का ऐसा आवाज़ डरावनी आवाज़ तो होती नहीं है। तो ये नकली स्टिमुलेशन का काम कर रहा था। तो इसके प्रयोगों के आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि जो बच्चा है वो खरगोश से ही नहीं बल्कि खरगोश जैसे बाल, जो नमी जैसे बाल होते हैं, उसकी कोमलता को जैसे ही जो स्पर्श करता है उसके अंदर डर की भावना आ जाती थी। खरगोश को सिर्फ देखकर नहीं, उसके जैसे नम बाल जो होते हैं उसको भी देखकर बच्चे में डर आ गया था। तो ये कृत्रिम उद्दीपन का काम भी कर रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है पावलव का प्रयोग। पावलव ने क्या किया, पावलव ने भी एक प्रयोग किया जिसमें एक कुत्ते को भूखा रखा और उसके पहले उन्होंने लाल ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी सलाइवा को परख नली में एकत्रित कर लार की मात्रा मापनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने स्वतः चलित मतलब खुद से चलने वाले जो है उपकरण का प्रयोग किया और कुत्ते के सामने खाना लेकर, भोजन लेकर जाता था। वो जो था उपकरण उनका था, उससे कुत्ते के सामने खाना पहुंच जाता था और घंटी बजने लगती थी और खाना प्रस्तुत हो जाता था। इसे देखकर कुत्ते के मुंह में जो भी पानी आता था, लार आ जाता था स्वाभाविक रूप से। तो इसके बाद वो क्या करते थे, पाइप की जो परख नली थी, जो पाइप के द्वारा जुड़ी हुई थी, उसमें लार एकत्रित हो जाता और लार की मात्रा जो थी वो माप ली जाती थी। और प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही कुत्ते के मुंह से क्या होने लगा, लार अपने आप टपकने लग गया। तो ये एक कृत्रिम उद्दीपन का काम कर रहा था। तो कुत्ते के मुंह से अपने आप लार टपकने लगता था और यह स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त करने लगा। मतलब घर सिर्फ घंटी बजती और कुत्ते के मुंह से ऑटोमेटिकली जो है लार टपकने लगता। खाना रहे या ना रहे, अपने आप मतलब उसको आदत हो चुकी थी इस चीज़ का कि जैसे घंटी बजेगी अब तो खाना मिलेगा ही। तो वही उसके मतलब मुंह से क्या होने लगा, लार टपकने लगा। तो ये प्रयोग के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक वह प्रक्रिया देने लगता है और स्वाभाविक उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है, स्टिमुलेट करता है, वही जो है मतलब कृत्रिम भी है, वो भी वही कार्य करता है। तो पावलव का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इस पर शिक्षा का क्या महत्व पड़ा। तो स्वभाव निर्माण में बच्चे की नेचर बिल्डर में उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर बालक में हम भय, श्रम, प्रेम, घृणा आदि की भावना आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, मतलब बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति का विकास उपरोक्त सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। मानसिक एवं संवेग स्थिरता का उपचार, मानसिक एवं संवेग भाव से स्थिर जो बच्चे हैं उनके उपचार के लिए भी ये जो सिद्धांत है ये प्रभावी यानी यूजफुल साबित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है,
अब ये क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो स्किनर का जो है सो अधिगम का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इसका अभिप्राय है एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुयोजित पूर्ण बलन यानी रेनफोर्समेंट द्वारा प्राप्त बल मिल सके। ठीक है, जिस पर्याप्त बल मिल सकने के कारण वांछनीय रूप से जल्दी पुनरावृत्ति होती है और इसे सीखने वाला अंत में सीखने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है, व्यवहार जो करने में समर्थ हो जाता है। तो साफ तौर पर जो पूर्ण बलन का मतलब क्या है, तो पूर्ण बलन का मतलब है, रेनफोर्समेंट का मतलब है कि किसी चीज़ को कराने के लिए लोभ देना। ठीक है, अगर हम लोभ दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो ये एक पूर्ण बलन का कार्य कर रहा है बच्चे के प्रति। ठीक है, तो इसके सिद्धांत के साधारणात्मक अनुबंधन या प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो स्किनर का सिद्धांत है उसे हम साधारणात्मक अनुबंधन या प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने अभिप्राय का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1930 में सफेद चूहे पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सफेद रंग के एक चूहे पर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक सफेद रंग के चूहे को एक, जैसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, तो उन्होंने एक चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा और इसके बाद एक बॉक्स में एक ऐसा छोटा सा मार्ग था। बॉक्स में क्या था, एक छोटा सा मार्ग बनाया जिसमें लीवर से जुड़ा हुआ एक प्याला था, एक कटोरी थी, और जो लीवर का दरवाजा था उस पर क्या होता था, दबाने पर खट की आवाज़ आती थी और प्याली में एक खाने का टुकड़ा आ जाता था। चूहा जो है बार बार बॉक्स में जब मार्ग में जाता तो उसे बॉक्स में जैसे ही छोड़ा जाता तो उसके लीवर पर उसका पैर पड़ जाता और खट से आवाज़ आती और उसे खाने का टुकड़ा मिल जाता था। तो बार बार खाना जो है चूहे के लिए क्या कर रहा है, पूर्ण बलन का कार्य कर रहा है। तो इस बॉक्स में प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि अन्य भी किसी प्रकार का जो बॉक्स रखा गया था इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी दूसरे प्रकार का उसमें आवाज़ ना हो सके, ताकि चूहे को क्लियर जो खट आवाज़ है वो सुनाई दे। ठीक है, तो चूहे के लिए लीवर दबाने की प्रक्रिया क्या हो रही है, बल प्रदान कर रही है। किस चीज़ के लिए, तो खाना प्राप्त करने के लिए। तो खाना जो है उसके लिए क्या रखा गया है, लोभ रखा गया है। इस प्रक्रिया में चूहा को भूखा रखने के कारण अधिक सक्रिय रह रहा है। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत शैक्षिक महत्व क्या है, तो शिक्षा पर इसका क्या महत्व पड़ा वो उस पर ध्यान देंगे। इसके आधार पर क्या हो रहा है, पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे भागों में बांट देना है और बांटने पर बल दिया गया जिससे अधिगम शीघ्र हो और प्रभावी हो। फिर छात्रों के व्यवहार को वांछनीय स्वरूप देना, दिशा प्रदान करना शिक्षकों की सहायता करता है इसमें। फिर यह सिद्धांत यदि छात्रों में प्रयासों के परिणाम ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य को अधिक उन्नति कर सकते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चे को हमें प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा देना है कि ये काम करेंगे तो हमें इसका ये परिणाम होगा। ठीक है, तो इससे बच्चे क्या करेंगे, अधिक उन्नति होगा बच्चे का। तो ये सिद्धांत का प्रयोग क्रमित अधिगम के लिए किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन में पूर्ण बलन का अत्यधिक महत्व होता है। पूर्ण बलन के अनेक रूप होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ठीक उसी प्रकार दिया गया है। दंड, पुरस्कार, परिणाम और ज्ञान इत्यादि जो है पूर्ण बलन का एक बहुत सारा रूप है। आगे क्या है, ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। तो ये क्या है, अधिगम का यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ को महत्व को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत वर्दमियर, कोहलर, लेविन के अधिगम के सिद्धांत आते हैं। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, ज्ञानात्मक और संगठनात्मक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है वर्दमियर और कोहलर, लेविन, इन तीनों के सिद्धांत आते हैं। तो पहले हम कोहलर के सिद्धांत पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो कॉलर का क्या सिद्धांत है, तो कॉलर ने अंतर्दृष्टि, सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया, जिससे हम इस सिद्धांत को हम गेस्टरवादी मनोवैज्ञानिक की देन कहते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक हैं वर्दमियर, कोहलर और कॉफका और लेविन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये गेस्ट्रॉल एक जर्मन शब्द है। गेस्ट्रॉल जो है उसका जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। ठीक है, तो गेस्टरवादी का सिद्धांत के प्रतिपादित करने के लिए कॉलर ने भी एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपांजी को भूखा रखा और एक कमरे में उसे बंद कर दिया और उसके कमरे की जो छत है उस पर कुछ केले लटका दिए और चिंपांजी भूखा था। तो उसने क्या किया, भूखे चिंपांजी ने चिंपांजी की पहुंच से बाहर था, जो केला लटकाया था वो चिंपांजी की पहुंच से बाहर रखा गया था। इसके बाद कॉलर ने क्या किया, कॉलर ने 3-4 खाली बक्से भी कमरे में रख दिए और प्रयास करने के बावजूद भी चिंपांजी केले तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद अचानक से उसकी नज़र बॉक्स जो रखा हुआ था खाली बॉक्स उस पर पड़ा। इसके बाद वो उस बॉक्स की सहायता से केले को प्राप्त कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में जो दूसरी बार इस प्रयोग को फिर उन्होंने दोहराया और इस बार कमरे में बॉक्स नहीं रखा, 3-4 छड़ियाँ रख दी। और तब प्रयास करने के बाद जो छड़ियों की सहायता से भी चिंपैंजी ने क्या किया, चिंपैंजी ने केले को प्राप्त कर लिया। इस बार 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 दोहराने के बाद उस क्रम में उसने पाया कि प्रत्येक बार चिंपैंजी अपनी कोशिश जो कर रहा था उसमें सफल रहा। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद हमारा उपरोक्त आधारों पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो चिंपैंजी है ने क्या किया, परिस्थिति के साथ समग्र रूप से प्रतिरक्षीकरण किया और प्रयत्नों पर बार बार वो प्रयत्न करते करते उस चीज़ को करना वो सीख गया है। और अब क्या कर रहा है, वो
अंत में वो समस्या और उससे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उसे हल करने के लिए मस्तिष्क में अचानक से कौंध आ जाती है। ठीक है, तो अब वो समझ गया है कि अभी समस्या से मुझे कैसे हल करना है और इसके अलावा कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तब इसका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो इनसाइट थ्योरी है उस पर शैक्षिक महत्व क्या है, इस पर शिक्षा की क्या उपयोगिता है। जब हम कुछ पढ़ाया जाए तब उसे सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो बालक के बौद्धिक विकास हेतु उसे अंतर्दृष्टि तथा सूझबूझ बहुत ही सहायता प्रदान करती है और इसे अधिक से अधिक कार्य करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है बालकों के निर्माण में सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि प्रक्रिया में ध्यान रखकर पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाए। यदि सीखने में होने वाले लाभों का पहले से बच्चों को पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, उस चीज़ को सीखने के लिए बच्चों को पता चल जाएगा कि हमें इस मतलब ये चीज़ सीखने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे हमें पता है कि हमें ये सीटेट एग्जाम देना है तो हमें क्या करना है, पढ़ना है, तभी तो हम अपना बुद्धि का और भरपूर यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है बच्चों को भी पहले से अगर पता चल जाएगा कि हमें इस चीज़ से क्या लाभ होगा तो बच्चे भी उस चीज़ को सीखने के लिए सक्रिय रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। तो कॉट लेविन ने क्या दिया है, क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि अधिगम संबंधी जो क्षेत्र का सिद्धांत है आधार है वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। इस सिद्धांत के अनुसार जो सीखना अथवा अधिगम है सापेक्ष की प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है अथवा पुरानी में चेंजेस आ जाते हैं। जो हमारी नई सोच हमारे अंदर क्या होता है, सीखने से नया विकास होता है नई चीज़ों का, और पुरानी जो थॉट है उसमें क्या होता है, चेंज आ जाता है, पुरानी सोच में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के व्यवहार में समझने हेतु व्यक्ति की स्थिति के उद्देश्य संबंधित मानचित्र निर्धारित करने में तथ्यों में जानकारी मिलती है। तो ये बताया गया यहाँ पर। और इस सिद्धांत के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो शक्ति, अभिप्रेरणा और जीवन विस्तार एवं अवरोध। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं इसके। तो शक्ति का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि सकारात्मक उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। तो नकारात्मक का उद्देश्य से व्यक्ति पीछे हटने की कोशिश करेगा और अधिगम का सिद्धांत के अनुसार बालक में सम्मुख सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ उपस्थित रहती हैं जो अधिगम को प्रेरणा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा का यानी कि मोटिवेशन का सिद्धांत। इस अभिप्रेरणा की प्रक्रिया होती है जिसे प्रत्येक विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होते हैं और इसे प्रत्येक की संतुष्टि एवं उद्देश्यों को प्राप्त करके होती है। तो मतलब कि अगर हमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे तो हम क्या होगा, हमारा विकास जल्दी होगा। फिर जीवन विस्तार, तो लाइफ स्पेन, तो इसमें बताया गया है कि कुछ आवश्यकताएं और योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति में निहित होती हैं, सम्मिलित होती हैं। फिर लेविन ने व्यक्ति की सीमा की अवधारणा की, इसका पश्चात वातावरण आता है जिसे जीवन विस्तार की सीमा से घिरा हुआ होता है। मतलब जैसा हमारा वातावरण होगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, हम अपने लाइफ को स्पेंड करेंगे, उसी हिसाब से हमारी योग्यता भी उतनी ही होगी जो हमारी वातावरण की योग्यता होगी। फिर क्या है, अवरोध यानी बैरियर। वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं जो हमें मतलब अवरोध पहुंचाती हैं, हमें पीछे खींचती हैं। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करती हैं जो व्यक्ति को सीखने के जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने में विरोध करती हैं। तो यदि व्यक्ति को सही टाइम पर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा, अवरोध के कारण वहीं रुका रह जाएगा उसका, फिर वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बच्चे को हमें बार बार क्या करना चाहिए, अभी प्रेरणा देना चाहिए, उन्हें मोटिवेशन देना चाहिए, और तभी तो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो निराश होकर बैठ जाएंगे और वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। तो सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या, तो जो क्षेत्र का सिद्धांत है उसमें शैक्षणिक महत्व क्या है, इसका जो शैक्षिक महत्व है, शिक्षा पर इसका महत्व क्या पड़ रहा है ये बताया गया है। इसमें क्षेत्र के सिद्धांत पे सीखने की सभी उद्देश्यों और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है जिससे क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से शिक्षकों को जो अधिगम व्यवस्था है उसको उचित, नियोजित, व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ठीक ढंग से, समयोजित ढंग से, उचित ढंग से जो व्यवस्था करने में शिक्षकों की सहायता करता है ये क्षेत्र का सिद्धांत। फिर है कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। तो कार्ल रोजर्स का जो अनुभवजन्य सिद्धांत है वो उन्होंने प्रोटो व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया पर स्पष्ट करने के लिए अनुभवजन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने 2 प्रमुख प्रकार बताए जो है संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम। ठीक है, तो संज्ञानात्मक अधिगम का उपयोग जो है, अधिगम जब तक उपयोग में नहीं लाया जाता तब यह अपने आप में पूरी तरह से निरर्थक होता रहता है। उन्होंने बताया कि जब हम संज्ञानात्मक का यूज़ नहीं करते तब तक वो क्या रहता है, निरर्थक रहता है। इस अधिगम का आधार क्या है, प्रयोजन मात्र ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, शब्द ज्ञान, गणित ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान तथा ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं की जानकारी आदि जो ज्ञान है इसी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो जो गणितीय ज्ञान है ये जो भी है इसके किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है ये क्या मैं कर रही हूँ, तो ये जो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, ये जो है संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आ रहा है। और जो अनुभवजन्य अधिगम है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो उसके अंतर्गत हमारे अनुभव आते हैं। यानी कि अधिगम के बारे में कार्ल रोजर्स ने बताया है कि जो ये है मात्रा ज्ञान अर्जन की में बल्कि व्यक्ति विशेष रूप से संपूर्ण प्रगति और कल्याण में विशेष रूप से सहायता सिद्ध करता है। तो जो अनुभवजन्य अधिगम जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें मात्र ज्ञान अर्जन में ही नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष रूप से संपूर्ण प्रगति, ठीक है, उसका संपूर्ण प्रगति और उसके कल्याण में विशेष रूप से सहायक है। कौन सा है, तो ये है हमारा अनुभवजन्य अधिगम। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी व्यक्तिगत रुचि एवं तत्लीनता, मतलब जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो हम उस चीज़ के प्रति क्या रहते हैं,
सजग रहते हैं। जैसे हमें ये सीटेट का एग्जाम पाना है तो फर्स्ट हमें इसका पास करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम उसकी ओर अग्रसर हैं, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम कुछ पाने के लिए क्या कर रहे हैं, उत्सुक है। तो कुछ और इसमें फिर बताया गया है कि इस सिद्धांत में जो है ओफो आज मैं क्या कर रही हूँ, उत्कट अभिलाषा रहती है और व्यक्ति वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह स्वाभाविक रुचि और इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रगति पर अग्रसर रहने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहने की कोशिश करते रहता है। ठीक है। अनुभवजन अधिगम का सिद्धांत की शैक्षिक महत्व क्या है, तो इस पर शिक्षा का क्या महत्व पड़ रहा है वो बताया गया है। तो यह सिद्धांत अधिगम हेतु उचित एवं लाभदायक सकारात्मक अधिगम परिस्थितियों का आयोजन करने में सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तो ये क्या कर रहा है, सिद्धांत की सहायता से छात्रों में के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था में सहायता मिलती है। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और क्या अब हमारा क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन सेशन। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है। और चलिए, और क्या कहते हैं, और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो और न्यू वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू। अब चलिए हम आपका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है, जीवन प्रांत चलती है, किशोरावस्था तक चलती है, वृद्धावस्था तक चलती है, युवावस्था तक चलती है। तो अधिगम जो है सो जीवन प्रांत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो यह कथन किसका है, किम्बल यंग का, क्रो एवं क्रो का, मास्लो का, स्किनर का। तो ये क्रो का है कि सीखना और आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन जो है वो क्रो और क्रो का है दिया गया। बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्नलिखित में से यह अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है, तो इसमें भाग नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है। तो परिवार से, दोस्तों से, समाज से एवं पाठ्य पुस्तक से। तो अनौपचारिक रूप से कहाँ किससे नहीं सीखता है, तो ये पाठ्य पुस्तक से। तो पाठ्य पुस्तक से किस रूप में सीखता है, तो ये औपचारिक रूप में सीखता है, विद्यालय में सीखता है, शिक्षकों से सीखता है। तो विद्यालय में जो भी सीख रहा है वो औपचारिक रूप से है, और बाद बाकी इधर जो परिवार, दोस्त, समाज आता है वो सब अनौपचारिक रूप में आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक संयोजन में मदद करती है, सामाजिक संयोजन में, औपचारिक प्रणाली, अनौपचारिक प्रणाली, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें पूछा जा रहा है वह प्रणाली जो बालकों के सामाजिक संयोजन में मदद कर रही है, तो अनौपचारिक प्रणाली है। सामाजिक संयोजन में अनौपचारिक प्रणाली मदद करती है। अधिगम के प्रयासों एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पावलॉक ने दिया है, टोलमैन ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, या कोहलर ने दिया है। तो ये जो सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख उद्दीपक है। तो प्रमुख जो उद्दीपक है, स्टिमुलेशन कौन कौन से हैं, का प्रमुख उद्दीपक कौन है। ठीक है। तो इसमें थॉर्नडाइक दिया गया है, पैवलॉक दिया गया है, कोहलर दिया गया, स्किनर दिया है। तो इन्होंने किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछनीय स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। तो ये प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो सीखने के में दिशा प्रदान करता है। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, जो अभ्यास का नियम है, प्रैक्टिस का नियम, किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, मास्लो ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, या पियाजे ने दिया है। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है कि जो अधिगम है वो अभ्यास का नियम जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वह प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है, तो ये किसका सिद्धांत है, कौन सा है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है जो दिया गया है, उसके प्रति बताया गया है कि जो क्या कहते हैं कृत्रिम उद्दीपक है वो भी जो है जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसी का कार्य करती है। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो ये कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव का आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन जो बच्चे को उन्होंने किया था, बच्चे पर किया था, जो बच्चे को खरगोश सामने रख दिया और इसकी डरावनी आवाज़ें निकालते थे, जिससे क्या हुआ, बच्चा बार बार उसके टच करता और जब आवाज़ें आती तो डर जाता था। इसी के अनुसार जब बच्चा जो है जो भी नरम चीज़ें होती उससे भी डरने लगा था। निम्नलिखित में से किसने अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, जो अनुबंधन अनुक्रिया है वो सिद्धांत पावलॉव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलर ने दिया है। तो ये पावलॉव का सिद्धांत है, जो अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत है ये पावलॉव का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। कोहलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या वुडवर्ड ने। तो ये स्किनर ने दिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंधन, साधारणात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन इत्यादि का सिद्धांत दिया है, तो ये जो साधारणात्मक अनुबंधन या
क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या हर्ट्जबर्ग के द्वारा? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। जो क्रिया प्रसूत साधारणात्मक अनुबंधन उसे इन नामों से भी जाना जाता है। पूर्ण वलन का सिद्धांत स्किनर का है, मैस्लो का है, वुडवर्ड का है या थॉर्नडाइक का है? तो ये स्किनर का पूर्ण वलन का सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए? अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकरण का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत? तो यह है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेस्टलवादी से चिंतक नहीं है? स्किनर गेस्टलवादी चिंतक नहीं है। स्किनर है, कॉलर है, कोफ्का है या वर्देमियर है? तो ये कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा स्किनर जो है वह गेस्टलवादी चिंतक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्नलिखित में से यह कौन सा सिद्धांत है? लेविनवादी सिद्धांत, कोहरवादी सिद्धांत, पावलोववादी सिद्धांत या स्किनरवादी सिद्धांत? तो यह लेविनवादी सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत? जो दोहराना जरूरी है, यह कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखने के लिए कोई भी चीज़ को दोहराना जरूरी है? तो ये अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत है। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो यह सिद्धांत बताता है कि सीखने की सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए तो कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर यह बताता है कि छात्रों के व्यवहार को वांछनीय स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने के लिए यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है, या इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों का संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सीखने के प्रभाव के नियम से। ठीक है, ये सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने के लिए प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? तो इसमें से नहीं माना जाता है तो शैक्षणिक संस्था की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, या अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1st नंबर, जो शिक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सीखने के अंतर्गत अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टलवादी सिद्धांत ने बढ़ावा दिया, या पावलोव ने बढ़ावा दिया, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने? तो गेस्टलवादी सिद्धांतवादियों ने जो है इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका जो है अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने की प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत का पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? सक्रिय भागीदारिता पे, अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन पे, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना तथा भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। तो ये किस पे संबंधित है? ये सक्रिय भागीदारी पे। मतलब बच्चा जब खुद भागीदारी ले रहा है, खुद भाग ले रहा है, तो वो क्या होगा? खुद सजग रहेगा और खुद सीखेगा। एक पीटी यानी कि खेल टीचर है, वो क्या कर रहा है? शिक्षक जो है वो क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों की क्षेत्र क्षण
को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो ये कौन सी होगी? तो ये हमारा शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र क्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर बेहतर क्षेत्र क्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र क्षण के प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेगा। तो ये कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसका फर्स्ट नंबर होगा कि शिक्षार्थियों के क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास कराना। तो अभ्यास करवाएंगे तो वो प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ को आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करता है। तो किस ओर संकेत करता है? ये थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता का स्तर, सीखने के सात्विक के शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। तो ये क्या करेगा? सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, तो डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारक हो सकता है, या सेरेब्रम डिसऑर्डर है, या संवेगात्मक विद्यन है, या व्यवहारगत विद्वान है। तो ये क्या होगा? तो ये सांस्कृतिक कारक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है? तो ये कौन सा कारक होगा? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों की प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो ये क्या होगा? अर्थपूर्ण संबंध होगा। बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। फिर बच्चे की जो त्रुटि है वो बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा है, शिक्षक हो और उनकी त्रुटि करने पर दंड न देता हो। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है, बच्चे की त्रुटि शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो बच्चे होते हैं वो त्रुटि कर उनके सीखने की प्रक्रिया होती है का एक अंग है। जो त्रुटि है वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। या फिर बच्चे का जो त्रुटि करते हैं तब शिक्षक को क्या होना चाहिए? सौम्य होना चाहिए हो और उनकी त्रुटि पर करने पर दंड न देता हो। फिर थर्ड है, बच्चों की त्रुटि शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे। या फोर्थ है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, जो बच्चे की त्रुटि है उनके सीखने की प्रक्रिया का एक क्या है? अंग है। शिक्षार्थी द्वारा की गई गलती और त्रुटियां क्या है? बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिंतन करने के अच्छे अवसर हैं। या सेकंड हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक हैं। या फिर उनके चिंतन को समझने की अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, उनके चिंतन को समझने के लिए अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है ये वीडियो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाए न्यूज़ वीडियो जो भी नए वीडियो डालो उसके। थैंक यू।